आप सभी को गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बायोलॉजी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का नोट्स है, जो बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और रेलवे के जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्टिव नोट्स है। ये चैप्टर करवाने के बाद, जैसे सेल का चैप्टर करवाने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव करवाया जाए। कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका सभी सजीवों अथवा जीवन के आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका कैसा है? तो सभी सजीवों अथवा जीवन के आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई है। देखिए, कोशिका जो है जीव द्रव से बनी संरचना होती है। कोशिका कैसे? जीव द्रव से बनी संरचना होती है और इसे जीव द्रव में कई कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक उपस्थित होते हैं। ठीक है। सभी सजीवों की कोशिका एक समान नहीं होती है। जितना भी सजीव है उसका कोशिका एक समान नहीं होती है। अलग अलग सजीवों को कोशिका आकार और स्वरूप तथा संख्या में एक दूसरे से काफी भिन्न होते हैं। अलग अलग सजीवों की जो कोशिका होती है उसका आकार, स्वरूप और संख्या एक दूसरे से काफी भिन्न होते हैं। देखा जाए कि संसार की सबसे छोटी कोशिका किसको कहते हैं? तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम को कहते हैं। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। संसार शरीर की सबसे छोटी कोशिका मस्तिष्क के सेरिबेलम का ग्रेन्यूल कोशिका है। संसार की सबसे छोटी कोशिका है मस्तिष्क के सेरिबेलम का ग्रेन्यूल कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। नेक्स्ट है, कोशिका का आकार एवं आकृति कैसी होगी? यह कोशिका के कार्यों पर निर्भर करता है। कोशिका के आकार और आकृति कैसी होगी? यह कोशिका के कार्यों पर निर्भर करता है। अर्थात अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका का आकार एवं आकृति एक दूसरे से भिन्न होती है। कुछ कोशिका अपना आकार पल पल बदलते भी रहते हैं, जैसे अमीबा। मनुष्य का WBC कोशिका का आकार निश्चित नहीं रहता है। कुछ कोशिका जो है अपना आकार बदलते रहता है, जैसे देखा जाता है अमीबा, और मनुष्य का जो WBC होता है उसका आकार निश्चित नहीं रहता है। ये दोनों ही कोशिका अपना आकार बदलते रहती है। सभी सजीवों में कोशिका की संख्या भी एक समान नहीं होती है। कोशिका की संख्या के आधार पर सजीवों को दो समूह में रखा गया है। देखिए, पहला है यूनिसेलर, जो एक कोशिकीय कहते हैं, और दूसरा है मल्टीसेलुलर, जो बहुकोशिकीय। तो देखिए, एक कोशिकीय के बारे में जानते हैं। जब जीवों के शरीर केवल एक ही कोशिका से निर्मित होता है वह एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जो एक कोशिकीय से बनते उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक कोशिकीय। ये जीव आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। इन्हें देखने हेतु सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे देखा जाए सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, बहुकोशिकीय, इन जीवों का शरीर अनेक कोशिका से मिलकर बना होता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो सभी दिखने वाले सजीव जो हैं बहुकोशिकीय जीवों से मिलकर बने हैं, और एक कोशिकीय जीव जो है आंखों से नहीं देखा जा सकता, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। नेक्स्ट है कि विभिन्न सजीवों में कोशिका की संख्या कितनी होगी? यह सजीवों के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। जितना भी सजीव है उसमें कितनी कोशिका होंगे उस निर्भर किस पे करता है? तो सजीवों के आकार पर निर्भर करता है। शरीर का आकार जितना बड़ा होगा उसमें कोशिका की संख्या उतनी ही अधिक होगी। जितना बड़ा कोशिका होगा उसका सजीवों का आकार होगा उतना बड़ा कोशिका उसमें होगा, मतलब उतना सारा संख्या में कोशिका वहां पे होगा। कोशिका का विकास, देखिए कोशिका का विकास कैसे हुआ? 1590 में जेड जैनसन और एच जैनसन ने माइक्रोस्कोप की खोज की। 1590 में जेड जैनसन और एच जैनसन ने माइक्रोस्कोप की खोज की और इसके साथ ही कोशिका अध्ययन का मार्ग खुल गया। 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपनी द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से कोशिका की खोज की। कोशिका का नामकरण भी रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। देखिए, कोशिका जो है लैटिन शब्द से बना है सेल, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा कैमरा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कॉर्क यानी पेड़ की छाल था के टुकड़े में किया था। रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा गया कोशिका का मृत कोशिका था। जो रॉबर्ट हुक खोजा था कोशिका को, किस मृत कोशिका में खोजा था?
1683 ल्यूवेन हॉक द्वारा सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं की खोज की। जीवित कोशिकाओं की खोज किसने किया था? ल्यूवेन हॉक ने किया था। कब किया था? तो 1683 में किया था। ल्यूवेन हॉक ने पहली ही तुलना में उन्नत माइक्रोस्कोप द्वारा जीवित कोशिकाओं के रूप में जीवाणु, प्रोटोजोआ, आरबीसी कोशिकाओं को देखा। सबसे पहले जीवाणु, प्रोटोजोआ, आरबीसी कोशिकाओं को देखा। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के मध्य एक गोल संरचना देखी। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के मध्य एक गोल संरचना देखी जिसका नाम उन्होंने केंद्रक नाम दिया। तो यहाँ पे केंद्रक का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। एक क्वेश्चन 1838-39 जैकब स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका मतवाद प्रस्तुत की, जिसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिकाओं से निर्मित है। स्लाइडेन स्वान के द्वारा कोशिका मतवाद की प्रमुख बातें: प्रत्येक जीव का शरीर अथवा अनेक कोशिकाओं से निर्मित होता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है। प्रत्येक कोशिका अपने आप में एक स्वाधीन इकाई है, परंतु सब कोशिका मिलकर काम करते हैं। परिणाम स्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। कोशिका की उत्पत्ति जिस भी प्रक्रिया से हो, उसमें कोशिका का केंद्रक मुख्य भूमिका अदा करता है। 1839 में पुरकुंजे ने कोशिका में पाए जाने वाले अर्ध तरल एवं दानेदार पदार्थ को जीव द्रव नाम दिया। तो जीव द्रव का खोज किसने किया? तो पुरकुंजे ने किया। 1846 पुरकुंजे के बाद बॉन मोल ने कोशिका में पाए जाने वाले जीव द्रव की खोज की। पुरकुंजे के बाद बॉन मोल ने कोशिका में पाए जाने वाले जीव द्रव की खोज की। 1855 रुडोल्फ विर्चॉव ने यह पता लगाया कि नए कोशिका का निर्माण पहले मौजूद कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप होता है। देखिए, रुडोल्फ विर्चॉव ने यह पता लगाया कि जो नए कोशिका का निर्माण पहले मौजूद कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप होता है। जो पहले कोशिका होता है उससे विभाजन होकर नए कोशिका का निर्माण होता है, ये कह रहा। 1861 में मैक्स शुल्ज ने कोशिका को जीव द्रव का एक पिंड बताया। यह मत प्रोटोप्लाज्मा थ्योरी कहलाता है। 1831 में एमनॉल ई रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। इसके बाद कोशिका के क्षेत्र में काफी तीव्र गति से अनुसंधान होने लगा। अब चलिए देखते हैं कोशिका की संरचना। कोशिका को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। कोशिका झिल्ली, जो पौधे में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी है, और जीव द्रव। कोशिका को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जाता है, कोशिका झिल्ली और जीव द्रव। देखिए, जीव द्रव को पुनः दो हिस्सों में विभाग किया जाता है, कोशिका द्रव और केंद्रक। कोशिका द्रव और केंद्रक। जीव द्रव को दो हिस्सों में बांटा गया, कोशिका द्रव और केंद्रक। देखिए, कोशिका द्रव क्या है? साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं। ढेर सारी रचनाएं पाई जाती है जो दो प्रकार के होते हैं, जीव द्रव रचनाएं और एक मेटाप्लास्ट है। देखिए, जीव द्रव रचनाएं क्या है? इसके अंतर्गत जीवित रचनाएं आते हैं जिनमें बढ़ते और विभाजन करने की क्षमता होती है। जीव द्रव रचनाएं, इसके अंतर्गत जीवित रचनाएं आते हैं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन करने की क्षमता होती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीव द्रव्य रचनाएं कहते हैं। जैसे देखा था तो सेंट्रोसोम, राइबोसोम, अंतर्द्रव जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गोल्गी काय, लाइसोसोम। देखो, मेटाप्लास्ट क्या होता है? ये निर्जीव रचनाएं हैं जिनमें न तो बढ़ने की क्षमता होती है और न ही विभाजन करने की। मेटाप्लास्ट के अंतर्गत रसधानी, बसाकण, प्रोटीन, ग्लाइकोजन, पित्त आदि आते हैं। अब देखते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या है? तो देखिए, कोशिका झिल्ली, इससे पहले हम लोग देखें कि कोशिका को दो भाग में बांटा गया है, एक कोशिका द्रव और कोशिका झिल्ली। देखिए, कोशिका द्रव और कोशिका झिल्ली, जीव द्रव, कोशिका झिल्ली और जीव द्रव। और जीव द्रव को दो भाग में बांटा गया, कोशिका द्रव और केंद्रक। और कोशिका द्रव को भी दो भाग में बांटा गया, जीव द्रवीय रचनाएं और मेटाप्लास्ट। अब हम लोग देख रहे हैं कोशिका झिल्ली। देखिए, कोशिका झिल्ली क्या है कि प्रत्येक कोशिका के चारों ओर बहुत ही पतली और जीवित मुलायम लचीली झिल्ली होती है जो कोशिका झिल्ली कहलाता है। यह लगभग 75 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। कोशिका झिल्ली कोशिका को दूसरी कोशिका तथा बाहरी वातावरण से अलग करती है। ये जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका को
दूसरी कोशिका तथा बाहरी वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली अर्धपरागमय या चयनात्मक परागमय होती है, क्योंकि इस झिल्ली से होकर कुछ ही पदार्थ कोशिका के अंदर बाहर आ जा सकते हैं, सभी पदार्थ नहीं। इसीलिए हम लोग कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? अर्धपरागमय या हम लोग चयनात्मक परागमय कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ ही पदार्थ को कोशिका के अंदर और बाहर आने जाने देता है, इसलिए हम लोग कहते हैं। देखिए, कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किस चीज की बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इस झिल्ली में 2 परत प्रोटीन की तथा इसके बीच 1 परत वसा की होती है। कोशिका झिल्ली के संबंध में तरल मोजाइक मॉडल सिंगल तथा निकोल्सन ने दिया था। कोशिका झिल्ली के संबंध में तरल मोजाइक मॉडल सिंगर तथा निकोल्सन ने दिया था। कोशिका झिल्ली के प्रमुख कार्य, देखिए कोशिका झिल्ली के प्रमुख कार्य क्या है? क्या कोशिका को निश्चित आकृति देता है। कोशिका को निश्चित आकृति कौन देता है? कोशिका झिल्ली देता है। तथा कोशिका के भीतर रचनाएं को बाहर आघात से बचाता है और बाहरी आघात से भी बचाता है। दूसरा, कोशिका के अंदर जाने तथा बाहर आने वाले पदार्थ का नियंत्रण रखता है। एक कोशिका जीवों में कोशिका झिल्ली द्वारा ही सिलिया, प्लेजिलिया, जीला तथा कुटपाद का निर्माण होता है। कोशिका द्वारा होने वाले प्रसरण तथा विसरण की क्रिया कोशिका झिल्ली द्वारा ही संपन्न होता है। कोशिका द्वारा जो होने वाली प्रसरण और विसरण की क्रिया जो होती है कोशिका झिल्ली के द्वारा ही होती है। तो हम लोग क्या देखें कि कोशिका झिल्ली के कार्य क्या है? कि आकृति देता है कोशिका को और बाहरी आघात से बचाता है। दूसरा देखें कि ये अंदर और बाहर आने वाले पदार्थ पर नियंत्रण रखता है। और तीसरा हम लोग देखें कि कोशिका झिल्ली द्वारा ही सिलिया, प्लेजिला और कुटपाद का निर्माण होता है और कोशिका द्वारा ही प्रसरण और विसरण की क्रिया कोशिका झिल्ली द्वारा ही संपन्न होता है। अब हम लोग देखेंगे कोशिका भित्ति, सेल वॉल। पौधा तथा कवक में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत होती है जो कोशिका भित्ति कहलाती है। कोशिका भित्ति की कोशिका झिल्ली के तरह न तो जीवित झिल्ली और न ही अर्धपरागमय होता है। कोशिका भित्ति 3 परतों का बना है। एक मोटी भित्ति है। पौधों को कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा हेमीसेलुलोज की बनी होती है तथा कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन तथा हेमीसेलुलोज की बनी होती है। देखिए, कोशिका भित्ति 3 परतों का बना एक मोटी भित्ति होती है। पौधे की जो कोशिका भित्ति होता है सेलुलोज तथा हेमीलोज की बनी होती है और कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन तथा हेमीसेलुलोज की बनी होती है। देखिए, कोशिका भित्ति की कार्य क्या है? तो यह भित्ति पौधे के कोशिका की रक्षणात्मक परत है। कोशिका को निश्चित आकार, मजबूती तथा सुरक्षा प्रदान करती है। यह कोशिका सूखने से बचाता है। यह कोशिका को सूखने से बचाता है एवं विभिन्न कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है। कोशिका भित्ति एक निर्जीव संरचना है जो परागमय होता है और यह कोशिका झिल्ली को भी सुरक्षा देता है। तो देखिए, कोशिका भित्ति का क्या कार्य है कि रचनात्मक परत है, कोशिका को रक्षा करता है और एक निश्चित आकार और मजबूती और सुरक्षा प्रदान करता है और सूखने से भी बचाता है और विभिन्न कोशिकाओं को जोड़ने का भी कार्य करता है। और ये निर्जीव संरचना है जो परागमय होता है और ये कोशिका झिल्ली को भी सुरक्षा देता है। नेक्स्ट है कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। ये क्या है कि जीव द्रव का वह भाग जो केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य होता है। यानी देखिए, किस कोशिका, ये केंद्रक हो गया और ये कोशिका झिल्ली होगा, इसके मध्य में होता है कोशिका द्रव। मध्य में उसे कोशिका द्रव कहा जाता है। कोशिका द्रव या जीव द्रव रंगहीन अर्धपरागमय, रंगहीन अर्धपारदर्शक तथा अर्ध तरल पदार्थ है। यह एक प्रकार का कोलाइड है जिसमें 80% जल होता है। जल के अलावा जीव द्रव में लगभग 30 तत्व पाए जाते हैं जिनमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मुख्य है। कोशिका द्रव में कई जीवित तथा कार्य करने वाले रचनाएं मौजूद होती है। यह रहती है जिसे हम लोग कोशिका अंगक कहते हैं। तो देखिए, कोशिका अंगक कहते हैं। तो कोशिका द्रव क्या है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में होती है और एक ऐसा होता है रंगहीन अर्धपारदर्शक होता है। 80% इसमें क्या होता है? जल होता है। जल के अलावा जीव द्रव में लगभग 30 तत्व पाए जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मुख्य माना जाता है। कोशिका द्रव में कई जीवित कार्य करने वाले रचनाएं मौजूद होते हैं जिसे हम लोग कोशिका अंगक कहते हैं। कोशिका द्रव में बहुत सारे
कार्य करने वाले मौजूद रचनाएं होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका अंगक कहते हैं। नेक्स्ट है अंतःद्रव जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह महिल नलिकाओं का एक जाल जैसी रचना के रूप में कोशिका द्रव में पाई जाती है। अंतःद्रव जालिका कहाँ पाई जाती है, तो कोशिका द्रव में पाई जाती है। यह संरचना कहीं कहीं पर कोशिका झिल्ली से मिली होती है, तो कहीं कहीं पर केंद्रक के केंद्रक झिल्ली से मिली होती है। यह संरचना लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका द्रव में ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, जैसे देखिए चिकनी अंतर्द्रव जालिका और एक खुरदरी अंतर्द्रव जालिका। देखते हैं कि जो चिकनी अंतर्द्रव जालिका होता है और खुरदरी द्रव अंतर्द्रव जालिका होता है वो कैसा होता है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के झिल्ली पर राइबोसोम के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, झिल्ली पर राइबोसोम के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं। अपनी विशेष संरचना के कारण अंतर्द्रव जालिका को कोशिका या कोशिका द्रव का कंकाल तंत्र कहा जाता है। अंतर्द्रव जालिका को कोशिका का कंकाल कहा जाता है। कंकाल किस तंत्र को कहा जाता है, अंतर्द्रव जालिका को कहा जाता है। इस संरचना की खोज सर्वप्रथम पोर्टर और क्लॉडे और फुलम ने किया था, जबकि इसका प्रथम बार नामकरण पोर्टर तथा कलमैन के द्वारा किया गया था। अंतर्द्रव जालिका को वर्तमान समय में एर्गोस्टोप्लाज्मा भी कहा जाता है। अब देखते हैं अंतर्द्रव जालिका का प्रमुख कार्य क्या है। तो देखिए इसका प्रमुख कार्य, यह अंतःकोशिका परिवहन का कार्य करती है। यह अंतःकोशिका परिवहन का कार्य करती है। अंतर्द्रव जालिका की नली में तरल द्रव भरा रहता है, जिसे यह कोशिका द्रव के विभिन्न हिस्सों में वितरित करती रहती है। कोशिका द्रव के अंदर प्रोटीन का परिवहन मुख्यतः अंतर्द्रव जालिका द्वारा होता है। चिकनी अंतर्द्रव जालिका का वसा तथा कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेती है। जो चिकनी अंतर्द्रव जालिका होती है, जो वसा तथा कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेती है, तथा खुरदरी अंतर्द्रव जालिका प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। अंतर्द्रव जालिका उन कोशिकाओं में अधिक पाई जाती है जिनमें प्रोटीन, वसा, हार्मोन संश्लेषण होता है, जैसे मनुष्य के यकृत, अग्नाशय के कोशिका में अंतर्द्रव जालिका की संख्या अधिक होती है। मानव यकृत में पाए जाने वाले चिकनी अंतर्द्रव जालिका यकृत को विष के प्रभाव को नष्ट करने में मदद करता है। देखिए राइबोसोम। राइबोसोम एक दानेदार संरचना है जो अंतर्द्रव जालिका के ऊपर या अकेले या गुच्छों के रूप में कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं। यह झिल्ली विहीन तथा सबसे छोटा कोशिका अंगक है। कोशिका द्रव में जो राइबोसोम गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं उसे हम लोग पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। पॉलीसोम में सभी राइबोसोम मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए के धागे समान रचना से बंधे रहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन तथा आरएनए से मिलकर बना होता है। राइबोसोम जो है प्रोटीन तथा आरएनए से मिलकर बना होता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S तथा 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं, 30S तथा 50S। ठीक इसी प्रकार 80S राइबोसोम के दो भी सब यूनिट होते हैं, 40S और 60S। देखिए राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S और एक 80S राइबोसोम। देखिए 70 जो एस राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं, 30S और 50S। ठीक इसी प्रकार 80 राइबोसोम के भी दो सब यूनिट होते हैं, 40S और 60S। राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम रॉबिन्स और ब्राउन ने पादप कोशिकाओं में किया था। राइबोसोम की सर्वप्रथम खोज रॉबिन्स और ब्राउन ने किया था। जंतु कोशिका में राइबोसोम का खोज जी.ई. प्लॉडे द्वारा किया गया था। राइबोसोम का नामकरण रॉबर्ट के द्वारा किया गया है। देखिए राइबोसोम का कार्य, यह प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। इसके अभाव में कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण हो पाना संभव नहीं है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम का कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। इसके अभाव में
कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण हो पाना संभव नहीं है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है गोल्जी काय। कोशिका द्रव में यह मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के समान दिखाई पड़ते हैं। यानी गोल्जी काय कहाँ होता है तो कोशिका द्रव में कैसा दिखाई पड़ता है तो मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के समान दिखाई देता है। पादप कोशिका में गोल्जी काय मुड़े हुए छड़ की रचना बनाकर बिखरे रहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डिक्टियोसोम। उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। डाल्टन तथा फ्लिक्स नामक वैज्ञानिक ने पूरे गोल्जी काय की संरचना को 3 भागों में बांटा है: सिस्टर्नी, छोटे ट्यूबुलस वेसिकल्स तथा बड़ी रसधानी। डाल्टन तथा फिलिक्स नामक वैज्ञानिक ने गोल्जी काय को 3 भागों में बांटा है: सिस्टर्नी, छोटे ट्यूबुलस एवं वेसिकल्स तथा बड़ी रसधानी। सर्वप्रथम इसकी खोज कैमिली गोल्जी ने किया था। कैमिली गोल्जी इटली के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर थे। उन्होंने इस रचना की खोज तंत्रिका कोशिका में की थी। कैमिलो गोल्जी ने इस रचना का नाम आंतरिक जालिकावत उपकलन रखा था, परंतु बाद में इसका नाम गोल्जी काय पड़ गया। अब देखा जाए गोल्जी काय के प्रमुख कार्य क्या है। तो अंगक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जैसे पदार्थ को पैकेजिंग, संग्रह तथा संग्रह करता है। यह कोशिका का मुख्य संवहन अंगक है। यह लाइसोसोम जैसे महत्वपूर्ण कोशिका अंगक के निर्माण में मदद करते हैं। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण गोल्जी काय में ही होता है। तो प्रमुख कार्य क्या था, यह अंगक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जैसे पदार्थ को पैकेजिंग, संग्रह तथा संवहन करता है। ठीक। और दूसरा लाइसोसोम जैसे महत्वपूर्ण कोशिका जो अंग है उसको मदद करता है। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण गोल्जी काय ही करता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम। यह कोशिका द्रव की झिल्लीदार थैलियों जैसी संरचना है। यानी लाइसोसोम भी कोशिका द्रव में ही झिल्लीदार थैलियों जैसी संरचना पाई जाती है। इस थैलियों की आकृति हमेशा एक जैसा बनी रहती है। यह बहुरूपता को दर्शाता है। लाइसोसोम पौधों के कोशिका की तुलना में जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पौधों की तुलना में जंतु कोशिका में सबसे ज्यादा पाया जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम थैली के अंदर हर प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इन एंजाइम में इतनी क्षमता है कि यह कोशिका द्रव एवं उसमें उपस्थित सभी जीवित संरचनाओं को नष्ट कर सकता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, इसलिए हम लोग कहते हैं लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम 1558 में डी डब्बे द्वारा किया गया था। डी डब्बे को इस कार्य में 1974 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। देखिए लाइसोसोम के प्रमुख कार्य क्या है। यह कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भाग को पाचित कर कोशिका द्रव को साफ करता है। यह आवश्यक के अनुरूप कोशिका को भी नष्ट करता है। यह कोशिका को विषाणु, जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीवों की श्रृंखला से बचाता है। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइसोसोम थैली के अंदर हर प्रकार का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इन एंजाइमों में इतनी क्षमता है कि यह कोशिका द्रव एवं उसमें उपस्थित सभी जीवित संरचनाओं को नष्ट कर सकता है, इसलिए हम लोग लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। देखिए अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति बहुत ही ज्यादा परिवर्तनशील है। जंतु कोशिका का यह सबसे बड़ा कोशिकांग है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। इसके भीतर झिल्ली में अनेक अंगुली जैसा उभार निकला रहता है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली से घिरे जगह में मैट्रिक्स भरा रहता है। मैट्रिक्स में राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, एमजी और सीए, आयरन तथा कई एंजाइम पाए जाते हैं। राइबोसोम इसमें 70S प्रकार के होते हैं, 750 प्रकार के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पौधे की कोशिका में कम तथा जंतु की कोशिका में काफी ज्यादा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमान ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया है, रिचर्ड अल्टमान ने किया था और इसका नाम बायोब्लास्ट रखा है। वेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा है। वेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा है। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है। देखिए कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया यह संपन्न होती है तथा श्वसन के दौरान निर्मित एटीपी
माइटोकॉन्ड्रिया में ही जमा रहता है। एटीपी जमा रहने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। एटीपी जमा रहने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। सबसे पहले किंग सबरी ने यह बताया था कि कोशिका श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका का जो श्वसन होता है कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसने कहा था? किंग सबरी ने। बार वर्ग ने कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी एंजाइम की खोज माइटोकॉन्ड्रिया में किया गया। देखिए नेक्स्ट है लवक, प्लास्टिड। लवक केवल पौधों के कोशिका में पाया जाता है। ये केवल पौधों की कोशिका में पाया जाता है। यह कोशिका में पाए जाने वाले सभी कोशिकांगों में बड़ा होता है। लवक में खास वर्णक पाए जाते हैं। वर्णकों के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। देखिए हरित लवक जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है? यह सबसे महत्वपूर्ण लवक है। इस लवक में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं जिसके चलते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में संपन्न होती है। हरित लवक मुख्यतः हरी पत्तियों के मेसोफिल कोशिका में पाया जाता है। यह कोशिका के हरित लवक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखने पर समान नहीं दिखाई पड़ते हैं। एक कोशिका में 1 से लेकर 80 तक हरित लवक हो सकते हैं। एक कोशिका में 1 से लेकर 80 तक हरित लवक हो सकते हैं जिसके व्यास 4 से लेकर 10 माइक्रोनिक्रोन तथा मोटाई 3 से 4 तक होती है। हरित लवक का जब प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन हुआ तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार निर्धारित हुई। हरित लवक दोहरी चिकनी झिल्ली से घिरी होती है। हरित लवक दोहरी चिकनी झिल्ली से घिरी होती है। यह दोहरी झिल्ली परागमय होती है तथा प्रोटीन से बनी होती है। दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ तरल युक्त गुहा को अस्टोर्मा कहते हैं तथा अस्टोर्मा में महीन झिल्लीदार संरचनाएं को अस्टोर्मा लैमेन कहते हैं। अस्टोर्मा लैमेन के बीच चपटी एवं वृत्ताकार थैली एक समूह में व्यवस्थित रहते हैं जिसे हम लोग थाइलाकोइड कहते हैं। थैलाकोइड प्रोटीन एवं लिपिड का बना होता है। थैलाकोइड के समूह को ग्रैनूम कहा जाता है। थैलाकोइड नामक थैली में ही क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल अणुओं के समूह को क्वांटम भी कहा जाता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण क्रिया के केंद्र है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण क्रिया का केंद्र है और यह सिर प्रकाश संश्लेषण पौधों में ही पाया जाता है। अब देखिए वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। इस रंगीन लवक कहा जाता है, इसे रंगीन लवक कहा जाता है। पौधों में हरे रंग के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों के जो वर्णी लवक ही उत्तरदायी होते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णी लवक, गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग जैंथोफिल के कारण होता है। पपीते का पीला रंग करिका जैंथिल के कारण होता है और टमाटर का रंग जो लाल होता है लाइकोपिन के कारण होता है। सेब का लाल रंग कैसा होता है? एंथ्रोसाइन के कारण होता है, एंथ्रोसाइनिन। गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग जैंथोफिल के कारण होता है। पपीते का पीला रंग कैरिन जैंथिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन और सेब का लाल रंग होता है एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। सभी रंगों के लिए उत्तरदायी वर्णी लवक वसा में घुलनशील होते हैं तथा मुख्य रूप से फूल तथा फलों में ही पाए जाते हैं। गौरतलब है कि हरित लवक वर्णी लवक के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। हरित जो लवक है वर्णी लवक के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं तथा वर्णी लवक हरित लवक में तीनों प्रकार के लवक आपस में परिवर्तित हो सकते हैं। जो वर्णी लवक है हरित लवक में तीनों प्रकार के लवक आपस में परिवर्तित हो सकते हैं। अवर्णिक लवक, ल्यूकोप्लास्ट। यह लवक पौधे के उन भागों के कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं, जैसे जड़ हो गया, भूमिगत तना में यह लवक मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जैसे यह लवक विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ को संग्रह करती है। यह लवक कई प्रकार के होते हैं। एमिलोप्लास्ट स्टार्च संग्रह करने वाला, प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन संग्रह करने वाला, एलिलोप्लास्ट प्रोटीन संग्रह करने वाला, इलायोप्लास्ट वसा संग्रह करने वाला है। देखिए तार्क का काय, सेंट्रोसोम। ये क्या होता है कि यह संरचना केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह बेलन जैसा दिखाई देता है और इसके चारों ओर वृत्तीय क्रम में व्यवस्थित धागे जैसी संरचना होती है।
इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रॉल रेक कहते हैं। जैसे यह संरचना केवल जंतु कोशिका का कार्य कहाँ होता है, तो केवल जंतु कोशिका में होती है। प्रत्येक सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कण जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग सेंट्रोइल कहते हैं। सेंट्रोसोम क्या है, सेंट्रोसोम का नामकरण टी भोबरी द्वारा किया गया है। सेंट्रोसोम को नामकरण किया टी बोबरी के द्वारा किया गया है। देखो, सेंट्रोसोम जंतु कोशिका को कोशिका विभाजन में मदद करता है। जो सेंट्रोसोम है जंतु कोशिका की कोशिका विभाजन में मदद करता है। अब देखिए रसधानी। रसधानी कोशिका के निर्जीव वस्तुओं, निर्जीव रचनाएं हैं। रसधानी जो है कोशिका की निर्जीव रचनाएं हैं। रसधानी मुख्य रूप से पौधे की कोशिका में पाई जाती है। ये पौधे की कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में काफी छोटे आकार की रसधानी पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। रसधानी थैली समान आकृति है जो चारों ओर झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। इस झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट एक अर्ध परागमय झिल्ली है। पौधों की रसधानी में कोशिका रस भरा रहता है। कोशिका रस पौधों की कोशिका में जीव द्रव का निर्माण करता है। देखिए, रसधानी जो है जंतु कोशिका में जल संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। ये रसधानी जो है जंतु कोशिका में जल संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। अब कुछ एक कोशिकीय जीवों जैसे प्रोटोजोआ की रसधानी संकुचनशील होती है और यह रसधानी शरीर से अपशिष्ट तरल पदार्थों का संग्रह कर बाहर निकालने में मदद करती है। कोशिका तरह में पाए जाने वाले कुछ नवीन संरचनाएं का पता जीव वैज्ञानिक ने लगाया, जो इस प्रकार है। स्फीरोसोम्स, ये क्या है कि इस पौधों की कोशिका का लाइसोसोम कहा जाता है। यह वसा का संश्लेषण तथा संग्रह का कार्य करता है। कोशिकीय पंजर, ये क्या है, यह प्रोटीन का बना सूक्ष्म तंतु का जाल है जो पूरे कोशिका द्रव में फैला रहता है। यह एक रचनात्मक ढांचा बनाकर कोशिका की आकृति बनाए रखते हैं। प्रोक्सीसोम, यह संरचना पौधों में कोशिकीय श्वसन में मदद करता है। इसके द्वारा कोशिका में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का ही उत्पादन होता है। माइक्रोट्यूबुलिस, ये क्या है, ये छोटी छोटी नलिकाएं संरचना है जो पूरे कोशिका द्रव में फैली रहती है। यह संरचना कोशिका को गति कराने में सहायक करता है। माइक्रोट्यूबुलिस क्या करता है कि छोटे छोटे नलिकाओं संरचना है जो पूरे कोशिका द्रव में फैली रहती है और इस संरचना कोशिका को गति कराने में सहायक होती है। अब देखते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। सभी जीवित कोशिकाओं के कोशिका द्रव के मध्य में गोलाकार तथा अंडाकार आकृति होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। केंद्रक गोलाकार या अंडाकार आकृति के अलावे ब्रिक यानी किडनी आकृति जैसी, घोड़े के पैर आकृति जैसा भी हो सकता है। कुछ जीवित कोशिकाओं में केंद्रक नहीं भी पाए जाते हैं। कुछ कोशिकाओं में 2 केंद्रक भी पाए जाते हैं, जबकि कुछ में ऐसे भी कोशिका हैं जिनमें कई केंद्रक पाए जाते हैं। देखिए, जो भी जीव है उसमें कई में एक केंद्रक, कई में एक भी केंद्रक नहीं, कई में 2, कई में बहुत सारे पाए जाते हैं। सभी जीवित कोशिकाओं को केंद्रक एक समान नहीं होता है। जितना भी जीवित कोशिका है उसका केंद्रक एक समान नहीं होता है। केंद्रक की आकृति कोशिका की क्रिया पर निर्भर करता है। जो केंद्रक की जो आकृति है वो कोशिका के कार्य या कार्य पर निर्भर करता है। अब देखिए, एक केंद्रक की संरचना में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियन इवेलो, ये क्या है कि यह दोहरी परत की बनी झिल्ली होती है जो केंद्रक के चारों ओर रहता है। ये केंद्रक के चारों ओर रहता है केंद्रक झिल्ली। दोहरी परत वाली झिल्ली के बीच की जगह को हम लोग क्या कहते हैं, प्री न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। दोहरी परत वाली झिल्ली के बीच की जगह को हम लोग क्या कहते हैं, प्री न्यूक्लियस स्पेस कहते हैं। केंद्रक झिल्ली की बाहरी परत अंतर्द्रव जालिका से, जबकि भीतरी परत क्रोमैटिन नेटवर्क से जुड़ा रहता है। केंद्रक जो झिल्ली है उसकी बाहरी परत अंतर्द्रव जालिका से और बाहरी और भीतरी जो परत है क्रोमैटिन नेटवर्क से जुड़ा रहता है। केंद्रक झिल्ली में कई छिद्र होते हैं और केंद्रक के झिल्ली में बहुत सारे छिद्र होते हैं, जिन छिद्रों को कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव के बीच पोषक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अब देखिए केंद्रक द्रव। केंद्रक के भीतर पाए जाने वाले जीव द्रव को केंद्रक द्रव कहते हैं। इस द्रव में मुख्य रूप से प्रोटीन, फास्फोरस और न्यूक्लियस अम्ल, डीएनए तथा आरएनए पाए जाते हैं। क्रोमैटिन जाल,
ये केंद्रक द्रव में महीन धागों का बना जाल क्रोमैटिन जालिका कहलाता है। यह जालिका कोशिका के विभाजन के समय काफी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। क्रोमैटिन जालिका हिस्टोन प्रोटीन, नल हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए आरएनए से मिलकर बना होता है। जो क्रोमैटिन जालिका है, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए और आरएनए से मिलकर बना होता है। केंद्रक द्रव में क्रोमैटिन जालिका दो प्रकार के होते हैं। एक जालिका बिखरा हुआ हो रहता है जिसे यूक्रोमैटिन कहते हैं, तथा एक जालिका बहुत ही संघन तथा सख्त रहता है जिसे हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। यूक्रोमैटिन सक्रिय रहते हैं जबकि हेट्रोक्रोमैटिन निष्क्रिय रहते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जालिका एक नई छड़ जैसी संरचना में बदल जाती है, तब इसे गुणसूत्र कहा जाता है। देखिए केंद्रक द्रव में एक छोटी गोलाकार संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। इसकी खोज फोंटाना के द्वारा की गई थी। केंद्रक में आरएनए का संश्लेषण होता है। केंद्रक में आरएनए का संश्लेषण होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है और यह कोशिका विभाजन के समय केंद्रक को सहायता प्रदान करता है। ये जो केंद्रका है, केंद्रक द्रव के एक छोटी गोलाकार संरचना रहती है जिसके केंद्रक कहते हैं, केंद्रका कहते हैं। इसका खोज फोंटाना के द्वारा की गई थी। केंद्रका में आरएनए का संश्लेषण होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है और यह कोशिका विभाजन के समय केंद्रक को सहायता भी करता है। कोशिका के भीतर होने वाले समस्त कार्य एवं गतिविधियों का नियंत्रण केंद्रक के द्वारा किया जाता है। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, अब तक कोशिका के बारे में जितनी जानकारी हम लोग प्राप्त किए हैं वे विकसित कोशिका है। विकसित कोशिका ही यूकैरियोटिक कोशिका है जो सभी पौधों और जंतु में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर जो भी जीव पहली बार अवतरित हुए उनकी कोशिका यूकैरियोटिक की तरह नहीं थे। उनमें कई कोशिका संरचना का अभाव था। इस तरह के कम विकसित कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। जीवाणु में इसी तरह की कोशिका पाई जाती है। देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इसका मुख्य कार्य क्या है, यह अंतर क्या है। प्रोकैरियोटिक प्राचीन तथा कम विकसित कोशिका है। जो प्रोकैरियोटिक होता है प्राचीन और कम विकसित कोशिका है। इसका आकार भी छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक जो है विकसित कोशिका है। यूकैरियोटिक ऐसा कोशिका तो विकसित कोशिका है, इसका आकार प्रोकैरियोटिक से बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव जालिका का अभाव रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में ये सभी संरचना मौजूद रहते हैं। प्रोकैरियोटिक में केवल एक गुणसूत्र रहते हैं। इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं हो रहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में एक से अधिक क्रोमोसोम रहते हैं जो गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसका डीएनए हिस्टोन प्रोटीन युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में 80 एस राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में केंद्रका नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक में केंद्रका नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है परंतु वह सेलुलोज को नहीं बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक की कोशिका में भीति सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भीति सेलुलोज की बनी होती है। देखिए कह रहा ना कि प्रोकैरियोटिक में कोशिका भीति होती है परंतु सेलुलोज की नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में भीति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। अब देखिए प्लांट और एनिमल कोशिका। पादप तथा जंतु दोनों की कोशिकाएं यूकैरियोटिक है। पादप तथा जंतु दोनों की कोशिका कैसी है, तो यूकैरियोटिक है और लगभग इन दोनों की कोशिका समान होती है। कुछ कोशिकाएं संरचनाओं के दृष्टिकोण से पादप तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर होते हैं। पादप तथा जंतु कोशिकाओं में पाए जाने वाले मुख्य अंतर, देखिए पादप कोशिका में कोशिका भीति पाई जाती है। जो पादप कोशिका है उसमें कोशिका भीति पाई जाती है। इसकी कोशिका के बाहरी परत कोशिका भीति होती है और इसकी बाहरी परत कोशिका भीति होती है, जबकि कोशिका में कोशिका भीति का अभाव होता है। जबकि जंतु जो कोशिका होता है कोशिका भीति का अभाव होता है। जंतु कोशिका के बाहरी परत कोशिका झिल्ली की होती है और जंतु कोशिका की बाहरी परत कोशिका झिल्ली की होती है। पादप कोशिका का आकार जंतु कोशिका की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है।
पादप कोशिका में वृद्धि कोशिकाओं के आकार बढ़ने से होता है, जबकि जंतु कोशिका में वृद्धि कोशिका की संख्या के बढ़ने से होता है। देखिए, पादप कोशिका की जो वृद्धि होता है कोशिका के आकार बढ़ने से होता है, जबकि जो जंतु कोशिका में वृद्धि होती है कोशिका की संख्या बढ़ने पर होता है। कठोर कोशिका भित्ति होने के कारण पादप कोशिका नियमित आकार का होता है। जो कठोर कोशिका भित्ति होने के कारण पादप कोशिका नियमित आकार का होता है, जबकि जंतु कोशिका की आकृति अनियमित आकार का रहता है, अनियमित रहती है। पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। देखिए, पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम का अभाव रहता है, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। पादप कोशिका की राजधानी काफी बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका की राजधानी काफी छोटी होती है। पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है, जबकि जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जो पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह होता है स्टार्च के रूप में होता है, और जबकि जंतु में क्या ग्लाइकोजन के रूप में होता है। पादप कोशिका में सिलिया जैसे प्रचलन अंगक का निर्माण नहीं होता है। सिलिया केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। पादप कोशिका में सिलिया जैसे प्रचलन अंगक का निर्माण नहीं होता है, जबकि सिलिया केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। अब देखिए विसरण और प्रसरण, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ये क्या होता है कि पोषक पदार्थ का सजीवों के प्रत्येक कोशिका में पहुंचाना तथा कोशिका में अनुपयोग या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है। इस कार्य हेतु सजीवों में परिवहन तंत्र बने होते हैं। पदार्थों के परिवहन के विसरण तथा प्रसरण की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। विसरण तथा प्रसरण के द्वारा बिना ऊर्जा खर्च किए परिवहन का कार्य संपन्न होती है। देखिए, विसरण क्या है? डिफ्यूजन, द्रव गैस और विलेय के अणुओं को उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति विसरण कहलाता है। विसरण की यह क्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि पदार्थ के अणु प्राप्त स्थान में समान रूप से नहीं फैल जाए। विसरण करने वाले प्रत्येक अणु उन सभी दिशाओं में अनियमित रूप से फैलते रहते हैं जहां उस अणु की सांद्रता कम होती है। प्रत्येक पदार्थ का विसरण उसी तंत्र में होने वाले अन्य पदार्थों के विसरण पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात एक पदार्थ का विसरण दूसरे पदार्थ से स्वतंत्र होता है। देखिए, विसरण का उदाहरण, विसरण द्वारा गैसों O2 और CO2 का आदान प्रदान कोशिका तथा बाहरी वातावरण के बीच होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन में विसरण द्वारा जलवाष्प बाहर निकलते हैं। विभिन्न पोषक पदार्थों को बाहरी वातावरण से कोशिका विसरण द्वारा ही ग्रहण करता है। इत्र की शीशी कमरे में खोलने पर उसकी सुगंध विसरण द्वारा ही पूरे कमरे में फैल जाती है। स्वच्छ जल से भरे बर्तन में इंक डालने पर इंक जल के संपूर्ण भाग में समान रूप से फैल जाता है। यह विसरण द्वारा ही होता है। विसरण की क्रिया धीमी गति से होती है तथा इसके लिए कोशिका का जीवित होना जरूरी है। विसरण द्वारा स्थानांतरण एक कोशिका से दूसरे कोशिका में या कम दूरी तक ही होता है। विसरण दर पदार्थों के आकार पर निर्भर करता है। छोटे आकार के पदार्थ का विसरण तेज गति से होती है और बड़े आकार की धीमी गति से। विसरण की जो दर है पदार्थों के आकार पर निर्भर करता है। छोटे आकार के पदार्थों का विसरण तेजी गति से और बड़े आकार के पदार्थों को धीमी गति से। देखिए, प्रसरण, ओस्मोसिस। प्रसरण की प्रक्रिया में जल जो विलायक अनुप अर्धपरागमय झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है। प्रसरण की प्रक्रिया बिना अर्धपरागमय झिल्ली के संभव नहीं है। जो प्रसरण की प्रक्रिया बिना अर्धपरागमय झिल्ली के संभव नहीं है। प्रसरण द्वारा जल अर्धपरागमय झिल्ली से होकर तब तक गमन करते हैं जब तक कि अर्धपरागमय झिल्ली के दोनों तरफ जल की मात्रा संतुलित न हो जाए। देखिए, प्रसरण दाब, जो प्रसरण दाब है उसके बारे में जानते हैं। ये जो प्रसरण दाब, प्रसरणी दाब विलयन उत्पन्न वह दाब है जो अर्धपरागमय झिल्ली से होने वाले जल या विलायक के गमन को रोक देता है। प्रसरण दाब विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं का सीधा समानुपात होता है। प्रसरण के उदाहरण, ठीक है, प्रसरण द्वारा पौधे के अपने मूल रोम से भूमि से जल अवशोषित करता है, वो प्रसरण कहता है। पौधे के कोशिका में जल का संचलन प्रसरण द्वारा ही होता है। प्रसरण द्वारा पौधे के विभिन्न अंग स्फीति रहते हैं जिससे वह अंग अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं।
पौधे के पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थ का वितरण प्रसरण के द्वारा ही होता है। पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र के खुलने तथा बंद होने के प्रसरण मुख्य भूमिका होती है। अब देखिए कहता है कि प्रसरण का कोशिका के साथ क्या संबंध है। तो प्रत्येक कोशिका में कोशिका द्रव होता है जिसकी अपनी एक निश्चित प्रसरणी दाब होता है। कोशिका में पाए जाने वाले विलेय कोशिका द्रव की तुलना में 3 प्रकार के विलयों से करने पर जो परिणाम निकल कर सामने आता है वह इस प्रकार है। देखिए, सम प्रसरी विलयन, तीसरा अल्प प्रसरी विलयन, अति प्रसरी विलयन। ये क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसे विलयन जिसकी सांद्रता प्रसरण दाब कोशिका रस की सांद्रता और दाब के समान होती है उसे हम लोग समप्रसरी विलयन कहते हैं। जैसे देखिए, समप्रसरी विलयन में कोशिका को रखने पर जल का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, वो हम लोग क्या कहते हैं? फलस्वरूप कोशिका के आकार तथा वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समप्रसरी विलयन कहते हैं। अल्प प्रसरी विलयन, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता तथा प्रसरण दाब कोशिका के रस कम होती है। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता और प्रसरण दाब कोशिका रस के कम होती है उसे हम अल्प प्रसरण विलयन कहते हैं। जैसे अल्प प्रसरण विलयन में कोशिका को रखने पर जल जो है बाहर विलयन से कोशिका में प्रवेश करने लगता है, जिसके कारण हम लोग कोशिका का आकार और वजन बढ़ जाता है। अल्प प्रसरी विलयन से जल का कोशिका में प्रवेश करना अंतः प्रसरण कहलाता है। देखिए, अति प्रसरण विलयन, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता और प्रसरण दाब कोशिका से अधिक होता है उसे हम लोग अति प्रसरण विलयन कहते हैं। अति प्रसरण विलयन में कोशिका को रखने पर कोशिका के अंदर का जो जल है निकल कर बाहर आ जाता है, जिसके कारण कोशिका का आकार का वजन घट जाता है। अति प्रसरण विलयन में कोशिका को रखने से कोशिका का जल बाहर निकलना ब्रह प्रसरण कहलाता है। ब्रह प्रसरण के कारण कोशिका का जीव द्रव सिकुड़ने लगता है और कुछ समय बाद जीव द्रव सिकुड़कर संकुचित होकर कोशिका के एक कोने में कोशिका झिल्ली द्वारा घिरी हुई नजर आती है। इस प्रक्रिया को जीव द्रव कुंचन कहते हैं। देखिए, इसका कुछ अन्य महत्वपूर्ण पद है। अंतःशोषण, अंतःशोषण एक विशेष प्रकार का विसरण है जिसमें गोंद, स्टार्च, जिलेटिन, लकड़ी, सूखे बीज, जल आदि शोषण कर फूल जाते हैं। सक्रिय परिवहन, जब पदार्थ के स्थानांतरण में ऊर्जा खर्च होता है तो उसे हम परिवहन के सक्रिय परिवहन कहते हैं। निष्क्रिय परिवहन, जब पदार्थ का परिवहन बिना ऊर्जा खर्च किए होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? निष्क्रिय परिवहन। एंडोसाइटोसिस, एक कोशिका जीव जैसे अमीबा की कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका को इस योग्य बना देता है कि वह बाहरी वातावरण से भोजन का ग्रहण कर सके। कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न इस कार्य को एंडोसाइटिस कहते हैं। जीव द्रव विकुंचन, ये जीव द्रव विकुंचन कोशिका को अगर अल्प प्रसरी विलयन में रख दें तो अंतः प्रसरण के कारण जीव द्रव पुनः अपने पहले वाले स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जीव द्रव विकुंचन कहते हैं।